नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और मेरे साथ हैं भाई अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपको। दिवाली की पहले से शुभकामनाएं। दर्शकों को भी आपको लगातार शुभकामनाएं देते रहेंगे दिवाली तक। लेकिन आप ये बताइए कि हम महागठबंधन के महापागलपन को कौन सी शुभकामनाएं दें। 17 को भाई साहब आखिरी दिन है। आज 15 है, हम लोग बात कर रहे हैं। 17 को नामांकन का आखिरी दिन है। सारे कैंडिडेट दिल्ली में बैठे हुए हैं। किसी को पता नहीं है टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, 50 सीट होगी, 45 होगी, 60 होगी, किसी को कुछ नहीं पता है। तेजस्वी यादव आज परिवार के सहित गए हैं अपना नामांकन करने के लिए। उसके बाद मैं बिहार को जानता हूं, उसके बाद दिवाली आ जाएगी और दिवाली के बाद आ जाएगा छठ। छठ। और पूरा बिहार जो है वो छठ और दिवाली में डूब जाएगा। और आपको याद होगा, शायद जनता अब धीरे धीरे भूल भी रही होगी कि एक यात्रा इन्होंने निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, माहौल बनाया था। लेकिन अपने बनाए माहौल को कैसे डुबाया जाता है, मुझे लगता है इसकी ट्रेनिंग विपक्ष से लेनी चाहिए। और हालत यह है कि वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया। आप और हम कितना चिल्लाएंगे, जनता के बीच से वो मुद्दा गायब हो गया। कोई हाइड्रोजन बम आने वाला था, वो तब आएगा जब सारा का सारा चुनाव खत्म हो जाएगा, या ऐसे टाइम पे आएगा जिसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। राहुल गांधी जी लंबी यात्रा के बाद लौटे तो बिहार जाने या लालू यादव और तेजस्वी के साथ सिर से सिर जोड़कर कुछ फैसला करने की जगह वो हरियाणा गए। अच्छी बात है, हरियाणा गए पूरन कुमार जी के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों मैं लंबा बोलूं, इसको शार्ट कर देता हूं ना, कि भारतीय हॉकी टीम से हमारी कांग्रेस कितना सीखेगी। हाफ टाइम तक आगे रहने के बाद आप 4 गोल पड़वा लीजिए और उसके बाद जो है वोट चोरी की बात कीजिए, इसकी बात कीजिए, उसकी बात कीजिए, प्रशासन की बात कीजिए। अरे भाई, या तो चुनाव मत लड़िए, और लड़ना है तो ढंग से लड़िए। जब चुनाव ढंग से लड़ेंगे ही नहीं तो फिर वोट चोरी होगी तो वो तो करेंगे ही करेंगे। आपके कार्यकर्ता को पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है, वो क्या तैयारी करेगा। उधर बूथ बूथ पे सब तमाशा शुरू हो गया। हालांकि वहां भी अभी चल रहा है थोड़ा बहुत तमाशा। ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, नथिंग इज वेल इन एनडीए, अंग्रेजी में बोला है उपेंद्र कुशवाहा जी ने सीधे ट्रंप को सुनवाने के लिए। अब बस इसके बाद आप उठा लीजिए। देखिए अशोक भाई, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आज के जैसी सिचुएशन कांग्रेस के लिए बिहार में, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में कभी नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। एक देयर वाज अ लोगों रियल का चांस, आपको एंड देयर इज चांस, अ रियल चांस। देयर इज अ चांस, अ रियल चांस। एक तो मतदान अधिकार यात्रा में आपको यह पता पड़ गया कि लोग आपके साथ हैं। आपने एक परसेप्शन बना दिया कि ये मत चोरी की सरकार है। वहां जेन जी नाराज है। 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने के बाद गेम चेंज करने का प्रयास किया। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 पहुंचे। उसका नरेशन आप चेंज कर सकते थे, वो आप चूक गए। तेजस्वी ने बढ़िया उसके बयान बाद दिया था, सबको नौकरी देंगे, उस पर खेला जा सकता बिल्कुल था। उसके पे खेला जा सकता था, वो आप गायब हो गए। ये क्या है? हारी जीती हुई बाजी हारने की पीएचडी की है कांग्रेस ने, और सभी जगह पे। मैं आपको और मतलब ये मैं नाम भाई लेके, साहब, हरियाणा में हम। एक बात और हाँ, मुझे कहना है, आधी लाइन कह दूं उसके बाद आप कहिएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, नॉर्मली मैं आपको रोकता नहीं हूं, कि इनको लगता है कि बस यूट्यूब पे जीतना काफी है, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये नहीं जीत जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, तो चैनल सवाल का नाम गिना दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो वही जो लोग पैसे लेते होंगे वो बोलते भी होंगे जीत रहे जीत रहे। हम तो अभी भी बोलते हैं कि हमको तो अभी भी टफ लग रहा है। मतलब टफ मतलब ये तो रेस में थे नहीं, रेस में आ गए, थैंक्स टू राहुल गांधी एंड हिज एनर्जी। लेकिन हमने राहुल गांधी जी को जब मिले तब भी कहा, और अब भी हमको लगता है कि राहुल गांधी इज अ स्पेंट फोर्स। आप जितनी मेहनत उनसे करवाओगे वो फिर खाली जाती है, क्योंकि उसके आगे फॉलो अप क्या है? कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा तो पूरी कांग्रेस बिहार में है। राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो गई, बिहार भगवान भरोसे छोड़ दिया। कौन जाता है, कौन 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 वहां पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है? अब आप मुझे बताइए, पहले फेज का नामांकन की अंतिम तारीख, जो 6 तारीख को वोटिंग हो रहा है, उसकी अंतिम नामांकन भरने की तारीख 17 है। आज हम बात कर रहे हैं, 1 बज चुका है, आधा दिन निकल चुका है। नामांकन भरने के लिए आज मात्र 4 घंटे बचे हैं आपके। उसके बाद कल का और परसों का दिन, दो दिन है। परसों धनतेरस है, माफ कीजिए, मतलब परसों दिवाली शुरू है, परसों से। अब आप मुझे बताइए, उम्मीदवार क्या तो तैयारी करेगा, क्या तो वर्कआउट करेगा, क्या तो वो पब्लिसिटी करेगा, क्या तो अपनी टीम बनाएगा। उसको पता ही नहीं उसको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसको पता ही नहीं कि उसकी सीट उसके पास है कि
आरजेडी को जा रही है कि लेफ्ट को जा रही है? लेफ्ट ने अपना नामांकन भरना शुरू कर दिया, उधर लालू जी ने बी फॉर्म दिया, बेटे ने वापस मंगवाया। कांग्रेस भगवान भरोसे, जिसको भी पूछूं बोले हो गया है फाइनल। अरे फाइनल हो गया तो फिर आप बाहर क्यों नहीं आए? बीजेपी में मैं ऐसा नहीं कहता कि वहां पे एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए में इनसे भी बुरी हालत है, लेकिन कम से कम बीजेपी ने 71 सीटें मार्केट में फेंक दी है चिन्हित करके, हाँ ये हमारे लोग होंगे। कम से कम 7, 8, 9 लोगों को बी फॉर्म देके जनता दल यूनाइटेड ने बोल दिया, 29 के 29 सीटों पे फॉर्म दे दिए, बी फॉर्म चिराग ने। वहां कुछ तो है, यहाँ पे तो कुछ भगवान भरोसे है। लालू जी के अभी तक यही नहीं पता, अब कल रात में लालू जी के यहाँ इतना भयानक रश था और खबरें ये चल रही थी कि नीतीश कुमार मिलने आ रहे लालू को, वो नाराज है वहां से। तो कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा, नीतीश उनके साथ लड़ेंगे तो फिर अब बाकी वोट बांट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या हम अखिलेश जी अलग ने इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? अखिलेश प्रताप सिंह ने आज उपेंद्र कुशवाहा से कहा है कि आपका स्वागत है। अरे आपका स्वागत है, आप अपनी सीटें तय नहीं कर पा रहे, आपको ये नहीं पता कांग्रेस को कितनी मिल रही है, कौन सी सीटें मिल रही है, आप दूसरे को न्योता दे रहे हैं, खुद के खाने के लाले पड़े हैं, दूसरे को बोल रहे हो आ जाओ खाना खाने। मतलब कोई किसी को फ्री फॉर ऑल है, नोबडी इज वरीड अबाउट द पार्टी। आप उम्मीदवार, आज उस उम्मीदवार की मानसिक स्थिति समझिए जो चुनाव लड़ना चाहता है। वो बस शांत रूप से बैठा है पटना में होटल में, कब मतलब क्या, अरे यार नहीं देना हो तो वो बताओ तो हम अपने काम पे लग जाए, देना हो तो बताओ ताकि हम अपने काम पे लग जाए। चुनाव में पैसे की व्यवस्था, अशोक जी, सबसे पहला है मनी मूवमेंट। मुझे याद है, मैं आपको 30 सेकंड थोड़ा मैं डेविएट करके एक मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ। केसीआर से मेरी बात हो गई थी, लंबी चौड़ी बात हुई, 36 घंटे मैं केसीआर के साथ वो हाईजैक करके, मतलब क्या दोस्ती यारी में ले गए थे और पूरी किस्सा सुनाया उन्होंने। जब उन्होंने पिछला चुनाव में तो हार गए, इसके पहले वाले चुनाव में जो मैसिव मैंडेट लेके आए, उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मनी मूवमेंट भी नहीं होने देंगे जब चुनाव होगा तो मैंने हाउस डिसॉल्व किया, किसी के बाप को पता नहीं था हाउस डिसॉल्व कर रहा हूं। हाउस डिसॉल्व करने के पहले उन्होंने चुनाव आयोग के किसी बड़े प्लेयर से ये कंफर्म करवाया था कि मैं हाउस डिसॉल्व कर दूंगा तो चुनाव अनाउंस करवाओगे। उन्हें कहा मैं कर दूंगा। दिल्ली में एक आईएएस ऑफिसर की मीटिंग हुई, उसके बाद वो गए, किसी को पता नहीं पड़ा कि हाउस डिसॉल्व हो रहा है। उन्होंने कैबिनेट, उसके पहले उम्मीदवार तय किए कौन कौन लड़ेगा, उन उम्मीदवारों को एक एक कार्यक्रम के लिए हैदराबाद में बुलाया कि बूथ लेवल का, अभी अगले साल चुनाव है तो बूथ लेवल के कार्यक्रम लेवल पे तुम लोगों को बुलाया। वो सब लोग आ गए। वो सब लोग आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये हाल हो गए कि हमने कैबिनेट बुलाई, और कैबिनेट बोलते से बोला कि हाउस डिसॉल्व कर दिया, लेकिन किसी के बाहर खबर गई तो उसको टिकट कट जाएगा। पूरी कैबिनेट टाइट लिफ्ट, सीधा गया गवर्नर के पास। गवर्नर को जैसा ही मैंने बताया हाउस डिसॉल्व कर दिया, ही वॉज ऑल्सो शॉक। गवर्नर के यहां से जब मैं वापस आ रहा तब तक खबर चैनल पे आ गई थी, ब्रेकिंग न्यूज, हाउस डिसॉल्व हो गया। मेरे यहाँ जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता के लिए जो सम्मेलन में बुलाए थे 100 लोग, वो आप एक दूसरे को ढूंढ रहे क्या हो गया, कैसा हो गया। मैं स्टेज पे चढ़ के बोला कि हाउस डिसॉल्व हो गया, चुनाव अनाउंस हो जाएंगे और आप लोग जो यहाँ खड़े हो ये किसी कार्यक्रम के लिए, यू आर द कैंडिडेट ऑफ द असेंबली। चलो तुम्हारे ये नाम, तुम्हारी एक असेंबली, ये तुम्हारा फंड, गो एंड गेट इट वर्क डन। बोला बाय द टाइम दिल्ली ये समझे, नहीं तो फंड मूवमेंट बहुत, ऐसा नहीं कि हर राजनीतिक दल के पास ये होता है। पिछली बार महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो शरद पवार जी ने मुझे एक बात कही थी कि बोला सवाल पैसे का है, तो मैं हंसा, मैंने बोला आपके पार्टी के पास पैसे नहीं है क्या? तूने बोला सवाल पैसे होने ना होने का नहीं है, पैसे का मूवमेंट कैसा होगा, कौन करेगा पैसे का मूवमेंट? इनका पैसा तो पुलिस के प्रोटेक्शन में आएगा। ये सारा लॉजिस्टिक आपको तब तय करना है जब आपको मालूम है केंद्र में कौन बैठा है। कैसी आंखों, पिछली बार कैसा हुआ, अखिलेश जब चुनाव लड़ रहे थे तो इसी अखिलेश को अपने पार्टी फंड से 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे अखिलेश के पार्टी को केसीआर ने। उन्होंने कहा कि अखिलेश बताओ, इनको पता ही नहीं कि दिल्ली में कौन बैठा है। चुनाव तक पैसा थोड़ी मूवमेंट होता है, धनाधन रेड होकर लोगों के पैसे पकड़े गए। महाराष्ट्र में जब चुनाव हो गया तो पूरा हवाला मार्केट ठप था मुंबई का, जो आंगड़िया बाजार इतना मुंबई का तेज है, सब ठप, कोई काम नहीं कर रहा है, सब छुट्टी पे चले गए, बोले चुनाव तक आदेश है कोई काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत बैंगलोर से चला हवाला, वो बैंगलोर बंद हो गया तुरंत। जो कर्नाटक लग के है महाराष्ट्र को, वो एरिया भी ब्लॉक हो गया। बाकी लोग 5-5 हजार रुपए में वोट खरीद रहे थे,
5,000 रुपए की वोट की रेट थे, और इनके पास उम्मीदवार को अपना ऑफिशियल वो उसके स्टेज को देने वाले को पैसा देने का नहीं था उसके पास। तो ये भी आपको लड़ना होता, तो इसके लिए प्री प्लानिंग होती है, आपको सारी चीजें चिन्हित करनी थी। आप क्या मालूम नहीं था बिहार का चुनाव है, आपके पास मालूम नहीं था टेंटेटिव अपने को कितनी सीट मिलेगी, उन सीटों पे क्या आपने चिन्हित करके लोग रखे थे? जब आपने चिन्हित करके लोग रखे थे तो फिर तुरंत आप एक्सेप्ट कर लो, आपको 60 सीटें चाहिए, 55 सीटें चाहिए। आपका स्कोर क्या है? जब आपने 47 सीटें लड़ी तो आपने 21, सॉरी, जब आपने 47 सीटें लड़ी तो आपने 27 सीटें जीती, और जब आपने 70 सीटें लड़ी तो 19 जीती। आपको ये पता है कि आपका स्ट्राइक रेट कहाँ अच्छा है? चुनाव जीतना पावर में आने के लिए है कि सिर्फ 60 सीटें पे लड़े, टिकट बेच दिए, वही खुश? राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी पार्टी को एक ऊपर के लेवल पे ले जाते हैं, और ले जाने के बाद जहां बड़े लोहे के तार से बांध के रखना होता है, वहां वो सुतली से बांधते हैं जिसके ऊपर बीजेपी लिखा रहता है। उनके भरोसे पार्टी छोड़ आते हैं जो बीजेपी के स्लीपर सेल है। वो बीजेपी के लिए काम करेंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे पार्टी को, और पार्टी का वोट शेयर इसीलिए यूपी में पार्टी क्यों खत्म हो गई? क्या यूपी में रूट्स नहीं है पार्टी के? जिस उत्तर प्रदेश ने 60 साल कांग्रेस को सत्ता में रखा केंद्र में, उस उत्तर प्रदेश में आप 2.5% और 1.5% पे आ गए। क्यों आए? क्योंकि आपने ऐसे लोगों के हाथ में पार्टियां सौंपी जिसने पार्टी बेची। और आप बड़ी बात करते हैं कि संविधान हाथ में लेने से काम नहीं होगा। अशोक जी, उस संविधान की रक्षा करने के लिए सत्ता में आना जरूरी है, मात्र संविधान सर पे लगाने से, जाने से, पार्टी को भी हाथ में लेना जरूरी है। उसके लिए पार्टी को हाथ में लेना जरूरी है। आपकी पार्टी खेल रही है बीजेपी, पूरे बीजेपी के हाथ में। छत्तीसगढ़ के टाइम पे मैं बॉम्बे में एक कहावत है, यदि आपको मुंबई समझना हो तो एक क्राइम का बड़ा अधिकारी आपको पहचान का होना चाहिए। किसी अंडरवर्ल्ड के किसी बड़े डॉन को आप जानते होने चाहिए, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और डायमंड के किसी बड़े अधिकारी व्यापारी के साथ आप बैठे हो, यदि उसके जान पहचान है, तो आपको पूरा फाइनेंस, फिल्मों के फाइनेंस से लेके हवाला ट्रेड तक, एक डायमंड वाले से दोस्ती हो तो आपको सब समझ में आता है। हम तो पत्रकारिता करते हैं तो ये हमारे तो तरकश में सब तीर होते हैं, हमारे पास सभी लोग थे। तो एक मैं मुंबई गया तो मैं उनके साथ बैठा था शाम को, तो मैंने किसी को फोन करके पूछा, अरे यार कब तुम छत्तीसगढ़ की लिस्ट अनाउंस करोगे यार, कितना देर करती है कांग्रेस? तो उसने मुझे ऐसा किया, रख दो फोन, बोला दोनों लिस्ट अमित शाह ही तय करेंगे, तुम काहे को चिंता करते हो? तो मैं हंसा, मैंने बोला यार तुम गुजराती जो है ना, घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है। बोला कौन सा सीट चाहिए तेरे को? तो मैंने एक छत्तीसगढ़ का सीट बताया। आप मानोगे नहीं सर, उसने कहीं फोन किया, किसी को गुजराती में कुछ बोला अहमदाबाद में, और 10 मिनट के अंदर उसके व्हाट्सएप पे नाम आया, बोला ये है कांग्रेस का, लिस्ट में वही आया। ये मेरे मतलब इसीलिए लगता है कि हम बोलते ना वन पार्टी सिस्टम, अभी इंडिया में वन पार्टी सिस्टम ही चल रहा है जिसका नाम बीजेपी है। बीजेपी खुद का भी करती है और उधर भी करती है, लेकिन इस बार बीजेपी फंस गई बिहार में। या तो ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई, या बीजेपी ने जो लोग प्लान किए थे वो ठीक से काम नहीं कर पाए, इसलिए वहां इससे भी ज्यादा बड़ा रायता फैला हुआ है। इसका रायता सबसे ज्यादा बाहर नहीं आया अभी तक। किसी ने बाहर आके ये नहीं कहा कि नथिंग इज गोइंग वेल इन इंडिया गठबंधन, ये अभी किसी ने नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही है। एनडीए में, मैं इंडिया में कहता हूं, इंडिया गठबंधन हाँ में हाँ, भले ही वहां चीजें तो यही कह क्लियर रहे हैं, नहीं इंडिया है, में तो कह रहे हैं लेकिन सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, कोई ये नहीं बोल रहा है कि ठीक नहीं है। यहां तो साहब कुशवाहा ने बोल दिया नथिंग इज वेल इन एनडीए। और कल की बात बताता हूं, कल आप ट्वीट देखिए, एलजेपी का ट्वीट देखिए, कुशवाहा का ट्वीट देखिए, मांझी कॉपी का ट्वीट पेस्ट, देखिए, और बीजेपी का ट्वीट देखिए, कॉपी पेस्ट है, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं, कि सब वहीं से महागठबंधन भेजा कितना गया था। बढ़िया कर रहा है। तो एक ही जगह से भेजा जाता है, तो अरे कम से कम दो चार भाषाएं शब्द ही ऊपर नीचे करते। सबने एक तरीका दे दिया, और आज वो कहता है नथिंग इज वेल। सुबह रात भर बैठे, सुबह 5 बजे तक नित्यानंद जी और सम्राट चौधरी क्या किया किसी को नहीं पता। वो बोलते उनको पूछो क्या किया, हम तो गृह मंत्री को मिल रहे हैं। वो अपने बेटे को, अच्छा उसका भी कहीं, उपेंद्र कुशवाहा का क्या बुरा है बेचारा, वो महुआ से अपने बेटे या पत्नी को सीट लड़वाना चाहता है, वो सीट एलजेपी को दी है। वो बोलता है बताओ एलजेपी ने क्या किया, उसने अपना परिवार सेटल कर दिया,
उसने अपने जीजा को भी लड़वाया, अब भांजा को भी लड़वा रहा है। उधर मांझी ने भी अपना पूरा परिवार सेटल कर दिया है, आरजेडी पूरा परिवार सेटल्ड है। अब मुझे बताओ, मैं एक छोटा रीजनल पार्टी हूं, मैं मेरे पत्नी या बेटे को टिकट चाहता हूं, वो भी सीट आप दे दोगे, और महुआ की सीट ये कुशवाहा को चाहिए थी, ये सारी दुनिया जानती थी, हर पत्रकार जानता था। क्या ये नीतीश नहीं जानते थे? क्या एलजेपी नहीं जानती थी? या कांग्रेस या बीजेपी नहीं जानती थी? लेकिन क्यों जानबूझ के, या क्या कुशवाहा को छेड़ने के लिए किया? उधर राजभर बैठे हैं यूपी में, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये दोगली पार्टी है बीजेपी। इन्हें हमको कहा था कि बिहार के चुनाव में आपको तवज्जो देंगे क्योंकि मेरी पार्टी बिहार में मुझे एक्सटेंड करना है, या उपचुनाव होता है तो ये लोग गिड़गिड़ाते हैं मेरे पास। और जब मैं गया वहां पे, तो अब मेरी तावड़े से बात हो गई, मेरी जायसवाल से बात हो गई, मेरी नड्डा जी से बात हो गई, मुझे अमित शाह से बात हो गई। सबने मुझे कहा था कि चुनाव के समय आपको अकोमोडेट करेंगे। अब मेरी से बात भी नहीं करते। तो अब मैं 153 सीट पे अपने उम्मीदवार उतारूंगा राजभर, और 10 राजभर गिनवाए उसने। अब वो एक अलग आ गया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को चुनाव आयोग पे इतना विश्वास है कि बिना सोचे समझे 71 सीट उतार दी आपने, कि ये 71 तो 71 आ ही जाएंगे? और कई बार मुझे लगता है कि अशोक वानखड़े, अशोक पांडे जब डिस्कस करते होंगे और गलती से गणेश कुमार देखते होंगे तो हंसते होंगे, अरे क्या इसका सीट, उसका सीट, इसका परसेंट, उसका परसेंट करते हो, नतीजे मुझको पूछो। वो तो मैं उम्मीदवार अमित दूंगा। शाह से नहीं, भाई साहब, उम्मीदवार अमित शाह से पूछो और पूछो, नतीजा जो है ज्ञानेश नतीजे कुमार से गणेश सोचो। कुमार से पूछो। बाकी काम बाकी सब खत्म। जोकर है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको कितनी सीटें आ रही है, फालतू की बात करते हो। तो ये जब सारी चीजें सामने हैं, अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आता है कि राहुल गांधी कितनी बार सांप से डस के देखेंगे कि मरता कि नहीं मरता आदमी। हर चुनाव में, हर चुनाव में। क्या हरियाणा के चुनाव में गद्दारी नहीं हुई? क्या हरियाणा बिल्कुल। की सीटों बेची नहीं गई? आप रो रहे हो मशीनों से, मशीनों से 7-8 सीटें खराब हो गई, 10 से 12 सीटें तो आपने खराब की। वो भी सीटें आ जाती तो आप सत्ता में होते। वजह बताने पे नाराज महाराष्ट्र हो में, जाओगे। महाराष्ट्र में वजह जहां सिंगल वजह डिजिट पे वज, बीजेपी, नहीं नहीं, वजह बताने पे अशोक वानखेड़े से नाराज हो जाओगे, जैसे कि अशोक नाराज हो वानखेड़े जाओगे। वहां से अशोक लड़ने वाले थे। वहां से लड़ने वाले थे, अशोक वानखेड़े के खिलाफ केस कर दोगे तेलंगाना में, कर दो। तो क्या फर्क थोड़ी पड़ता है? हम तो आपको, भाई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दे आर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अस। हम चाहते हैं कि देश चले संविधान के हिसाब से चले, कोई भी चलाए। कल लेफ्ट भी आए और वाम मतलब मुस्लिम लीग भी आए और संविधान के हिसाब से चले तो क्या बुरा है? देश तरक्की करेगा ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हम तो नहीं। संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए बैठे हैं यहाँ पे, आम जनता के लिए बैठे हैं। और तो आपको इतना चांस मिला, आपने हाथ से छत्तीसगढ़ खो दिया, आपने मध्य प्रदेश खो दिया, आपने वहां पर मतलब सिंधिया जी नाराज है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अशोक जी, अशोक जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तो मैं आपको बताऊं कि जब यूट्यूब पे विजय समारोह चल रहा था, तो मैंने ट्विटर पर मध्य प्रदेश के समय भी लिखा था और छत्तीसगढ़ के समय भी लिखा था कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो खतरनाक है। चूंकि मध्य प्रदेश में मैं 10 साल रहा हूं और दुनिया भर के परिचय हैं, तो मैं देख पा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में चीजें उतनी अच्छी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में तो मैंने कहा था कि इन फाइटिंग खा जाएगी। इतनी गालियां पड़ी थी, और वो गालियां उन लोगों की पड़ी थी जो सर सर कह के बात करते थे, हाँ, है ना? वो उनको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, हम तो जिता देंगे, चलो अशोक वानखेड़े जी आप दिलवा दो 80% सीट, मैं दिलवा देता हूँ 70% सीट, और क्या कहते हैं उनका, तेजस्वी जी का हम हम लोग राज तिलक कर देते हैं। भैया हम लेकिन इतने उससे बेशरम अगर नहीं हो जीतो सकते तब ना। तो। हम बेशरम नहीं हो सकते। हमने बीजेपी जब कहा था महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पे बीजेपी आएगी, तो सिंगल डिजिट पे आई लोकसभा में। लेकिन हमने तब भी कहा था कि लोकसभा के नतीजे विधानसभा में रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी इनके तेवर, ये तो टिकट बेचने लगे थे। वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर बैठे थे, नाना पटोले हमारे। उनके आए बाएं जितने भी घूमते थे उनको सीएम साहब कहने लगे थे। सीएम साहब आएंगे, बोले कौन सीएम साहब? बोले पटोले जी अब वही बनने वाले हैं। कुल सब मिला के 42 पे सिमट गए। अब इसमें 100 सीटें तो मशीनों ने खराब की, उसका डाटा है मेरे पास। लेकिन 288 में से 100 भी चले गए, तो 188 में 42 कहा? क्योंकि आपने सीटें बेची, उस समय भी गठबंधन खुल का के यही सब बेची। चल रहा था, आपको याद होगा, ऐसे ही गठबंधन का हाँ, चल रहा था 2 दिन पहले तक ऐसे तमाशा। और फिर तमाशा। ये हुआ कि एक ही सीट पे बिना सिंबल नहीं रहा, लेकिन लोग लड़े, कांग्रेस के लोग भी लड़ रहे हैं, उद्धव के लोग भी लड़ रहे हैं, शरद पवार भी लड़ लड़ रहे रहे हैं। एक के पास सिंबल है, 2 बिना सिंबल के लड़ रहे हैं। हैं। सब जानते हैं किसने क्या किया वहां पे।
तो ये जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, ये कब आइडेंटिफाई करेंगे? अब मैं बता रहा हूँ, सायन की सीट थी सब, सायन की सीट जहां 8 गुरुद्वारे हैं और साउथ इंडियन और पंजाबियों की मेजॉरिटी है। सपरा कितना पुराना आदमी है कांग्रेस का, सरदार आदमी, वो वहां से उसने 5 साल मेहनत करके सारे साउथ इंडियन को अपने कब्जे में कर लिया था, और सरदार तो वो था ही, वो आराम से सीट निकल जाती। लेकिन ये यादव जो पहले भी चुनाव हार चुके हैं लगातार, उसको फिर से टिकट दिया। और जब मैंने सपरा को कहा कि यार तुम तो पुराने आदमी हो, ये जो इंचार्ज है महाराष्ट्र के, ये तो तुम्हारे अच्छी जानने वाले हैं। बोले भाई, उनने भी मेरे को हाथ जोड़ दिए। उनने कहा कि नहीं, ये दिल्ली से एक ही सीट पे रिपीट, एक सीट सिर्फ दिल्ली से बोला है कि शायद में यादव ही लड़ेंगे। यादव का यूएसपी क्या है? यादव ये सर्वश्रेष्ठ सेवादार है, सब टाइप की सेवा करते हैं। तो बस यादव इतना का ही। टिकट, इसके फिर आगे चुनाव अपन हार बात गए नहीं यादव, करेंगे भी। फिर जी। चुनाव हार गए यादव। तो जब ऐसे लोगों को आप टिकट दोगे, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। और फिर चुनाव में अपना मेरा कोई नहीं होता, सब कांग्रेस के होते हैं। और जब कांग्रेस के होते तो आपको जीतने वाले उम्मीदवार को ये देना होता है। कोई कहे कि भाई ये उम्मीदवार बहुत अच्छा है, अरे भाई अच्छा नहीं है, ये हार जाएगा। हमारे पास सारी, और सबके पास सूचना होती है। जब मीडिया को विनेबिलिटी मालूम है सबसे कि ये इंपॉर्टेंट चुनाव, चीज होती है। सब, और सबको पता है कि ये चुनाव हारने वाला है, उसके बावजूद उसको चुनाव, मीडिया को मालूम है, लोगों को मालूम है, लोकल वर्कर को मालूम है, उसके बाद भी आप देते हैं। आप मुझे बताइए, अच्छा, 20 एक साल की एक जो सवाल पूछूं, अंबाला कैंट एक की सवाल सीट, पूछूं अंबाला कैंट की सर। सीट क्यों हारते लगातार बार बार हम? क्यों अंबाला कैंट में ऐसा कैसा है कि 3-4 बार चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस वहां सीट नहीं निकाल पाती? और क्यों एक ही आदमी के कहने पे, शैलजा के कहने पे सीटें वहां दी जाती? कुछ तो कहीं तो रेक्टिफिकेशन करना होगा सत्ता में आने के लिए। नहीं तो एक बात एक्सेप्ट करो, ये जो लाल किताब लेके घूमते हो, ये अपने अंदर रख दो, किताब किताब स्टोर में, और मनुस्मृति सर पे लेके चलो। यदि इस देश में आपको लगता है मनुस्मृति लागू होगी, इसके लिए कांग्रेस जैसी पार्टी को लोग कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष अपना रोल अदा करने में ठीक से नहीं रहा। जनता ने तो साथ दी, जनता ने लोकसभा में दिखा दिया कि सरकार को बैसाखियों पे ला दिया। अच्छा, ये बताइए, सबके बावजूद ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फाइनली गठबंधन हो ही जाएगा, ये सबको पता है। शेरो शायरी हो गई, कविता हो गई, वो सब हो गया, वो सब हर बार होता है, हर बार। मुझे लगता है कि ये 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है आरजेडी, कांग्रेस जो भी हैं, उनके नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं को अपना असली रूप दिखाने के लिए ये 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है कि लो भाई 3-4 दिन कांग्रेस को गाली दे दो, और लो भाई 3-4 दिन आरजेडी को गाली दे दो। कोई इनपुट है आपके पास कि कांग्रेस कितने पे मानेगी, मुझे या लगता है कितने की 50 से बात हुई है 55, फाइनल? 55 की आसपास की बात फाइनल हो गई है। 50 से 60 के बीच में एस्केलेशन है, ऐसा मैंने अच्छा, सुना। और एक सवाल लगातार कहा जा रहा है, और जो सवाल देखिए बहुत गलत नहीं है, ये मैं कह सकता हूं कि उस सवाल में दम है, कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें जरूर दी गई थी पिछली बार, लेकिन उसमें 40 से 50% सीटें नॉन विनेबल सीटें थी, जिनके बारे में सब जानते थे कि गठबंधन से कोई भी लड़ेगा हार जाएगा, चाहे वो आरजेडी लड़ती, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती, चाहे कोई भी लड़ती, वो हार जाती। कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को चुन चुन के वही सीटें दी गई थी, और वही सीटें उन्होंने ली थी जहां पर गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत थी। या तो कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा था, उसमें आरजेडी का बढ़ जाना, जुड़ जाना था, या आरजेडी की सीटें थी जहां कम्युनिस्ट का जुड़ जाना था, और वो बहुत पॉजिटिव सीटें थी। आरजेडी उसके चूंकि लिए बड़ी पार्टी है, तो दोनों तरह की सीटें थी। नहीं, एक अशोक जी, सवाल बस, हाँ, और एक चीज और जोड़ दूं, फिर आप ही की बात सुनेंगे। लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए, बार बार कांग्रेस की एवरेज की बात की जा रही है कि कांग्रेस की एवरेज, लेकिन लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे तो आरजेडी की एवरेज भी वैसे ही हो जाती है, और लोकसभा में आरजेडी ने जबरदस्ती चलाई थी, ज्यादा सीटें ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन नहीं, सब मैं के दो बीच बातें, में केवल मैं कांग्रेस को उसमें, दोष देना ही नहीं सही नहीं 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 होगा नहीं, मेरे ख्याल से। मैं कांग्रेस को दोष देता हूं, उसका कारण है। देखिए, एक मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक माणिकराव ठाकरे नाम के नेता थे, सबसे लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहे। माणिकराव ठाकरे लॉजिस्टिक का आदमी माना जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, जब सीट शेयरिंग की बात आती थी तो माणिकराव को अंदर बिठाते थे कमरे में, और अजित पवार का एक ही कंडीशन होता था कि माणिकराव को मत बिठाओ,
क्योंकि जब सीट तय होती थी, पांडुरना, मानिकराव बोलते थे ले लो, आरणी ये किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे गठबंधन टूट जाए। तो अपनी विनिबिलिट सीट वो कभी नहीं छोड़ते थे। इसलिए मतलब कई बार विलासराव देशमुख भी बोलते थे मानिकराव सब काम छोड़ के बैठना पड़ेगा यहाँ पे, 2 दिन बैठ और ये सीट, ये बहुत गड़बड़ करते हैं एनसीपी वाले, सब अच्छी अच्छी सीट ले जाएंगे। उसी मानिकराव को आपने तेलंगाना भेजा 1 साल पहले। तेलंगाना में चुनाव में मानिकराव ने कुछ काम नहीं किया, विनेबल सीटें पुराना रिकॉर्ड निकाल के सारा देखा, घूम घूम के देखा और उसी सीट पे तवज्जो दी और सत्ता में आई पार्टी। ठीक है, ऐसा बिहार में कौन है कांग्रेस के पास? कांग्रेस का अध्यक्ष लालू यादव तय करता है, यही कंसेप्शन है आप बिहार में, आप तो बिहार अच्छी तरह जानते हैं। यदि कांग्रेस का अध्यक्ष लालू यादव ही तय करेगा तो फिर वो उसी हिसाब से काम करेगा, क्योंकि वो नहीं भाई, जो सीटें दी इसको उसमें खुश इसको कि हमने 70 नंबर इसको दिए। आपके आपके इसको पास, दोबारा बोल दीजिए अशोक जी, इसको दोबारा बोल दीजिए, हाँ, लालू यादव तय करते हैं, आप मराठी हैं, आपके यहाँ करता है चल जाएगा, बिहार में करता है तो उसी पे आपको ट्रॉल कर दिया जाए, नहीं नहीं, करते हैं कह हाँ दीजिए इसको। हाँ, देखिए बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन तय करता है? लालू यादव करते हैं, लालू जी ही करते हैं। और जब लालू जी ही पार्टी चला रहे हैं वहां पे, तो वो अपने हिसाब से सीटें देंगे, ये जो दिया तो भला, नहीं दिया तो भला करके मुद्रा में आप बैठे। आप सीट के लिए आपको पता भी है आप कौन सी विनेबिलिटी सीट है। आज यदि मैं इनको कहूं कि एक लिस्ट निकाल के दीजिए जहां आप 100% जीतेंगे और कारण बताइए, नहीं बता पाएंगे। आप चुनाव के पहले ऐसे आदमी को वहां भेज देते हो जो वहां बिहार को जानता नहीं है, अब वो नया से होमवर्क चालू करते हैं। आपके पास एक आदमी था जो अमेठी से चुनाव लड़ा था, उसका बिहार का जब इंचार्ज था तो बिहार का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था, वो बिहार जानता है अच्छी तरह से, लेकिन आप उसको नहीं भेजोगे क्योंकि वो रिजल्ट देगा, आपको नॉन रिजल्ट देने वाले आदमी थे। पिछली बार इतना कुछ होने के बाद भी बी फॉर्म देने के बाद 2020 के चुनाव में बी फॉर्म देने के बाद 8 सीटें किसने बदली? उस 8 सीटों की वजह से 20 सीटें हार गए और आप सत्ता में आने के लिए मात्र 6-7 सीटों से रह गए। वो 8 सीटें किसने बदली अशोक जी, आज तक नहीं पता पड़ा किसके कहने पे बदली, सबको पता है आज लेकिन तक नहीं किसी को पता नहीं पड़ा। पता है। सबको पता है, किसी को नहीं पता। खेल हो गया, जिनको खेल करना था, जिनको सत्ता में लाना था ले आया। ये कभी जवाबदेही, जिस दिन कांग्रेस जवाबदेही तय करेगी उस दिन कांग्रेस सुधर जाएगी। राहुल गांधी जी ने इतना ही बोलना चाहिए, हरियाणा का निकालो, ये सीट किसने आना, ये सीट के लिए कौन अड़ा था? शैलजा जी आप अड़ी थी अंबाला कैंट के लिए, डिपॉजिट जब्त क्यों हुआ? अगली बार से हरियाणा के मामले में आप बात नहीं करेंगे, मामला खत्म। अगली बार दूसरे लोग तय करेंगे। जब ये चिन्हित होने लगेगा तब ये सीटें बिकना बंद हो जाएंगी। इनको मालूम है जवाबदेही तय नहीं है, हार भी गए तो हार गए, कोई नहीं है। हम 4 साल बाद निर्लजता याद का आएगी उसके बाद। अमृतकाल कहता है, निर्लजता का तो अमृतकाल कांग्रेस में चल रहा है। फिर टिकट मांगते, फिर अंबाला कांड के लिए फिर वही अड़े रहेंगे अगली बार भी। जवाबदेही होनी चाहिए, भाई आपने टिकट दिया। मुझे याद है जब राहुल गांधी 2019 का चुनाव हार गए, पार्टी हार गई थी, 300 प्लस जब आई एनडीए, तब राहुल गांधी अध्यक्ष थे पार्टी के। राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी में इतना बड़ा पोता लेके गए थे, हाथ में इतनी बड़ी फाइल। वो फाइल कुछ नहीं थी अशोक जी, वो फाइल उस बात की थी कि किस किस सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स ने किस किस का टिकट दिलवाया और वो क्यों हारे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नैतिक जवाबदारी मैं स्वीकार करता हूं और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। राहुल गांधी को अपेक्षा थी कि पूरी सीडब्ल्यूसी रिजाइन कर देगी, नई कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन सबने राहुल गांधी का इस्तीफा होने दिया, एक ने इस्तीफा नहीं दिया और फिर सब आपस में लग रहे, अब ये तो गया, इसकी जगह किसको लाए, हम में से कोई एक बन जाना चाहिए। बस 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 बस। ये यदि है तो मैं बार बार कहता हूं कि यदि इस देश में मनुस्मृति लागू होगी तो कांग्रेस पार्टी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यदि नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार जीते हैं बिहार गुजरात,
क्यों जीते हैं इसका विश्लेषण करिए, आपको पता पड़ जाएगा, जीते या जितवाए गए। और जब राहुल गांधी पूरे दलबल के साथ उतरे तो 99 पे रुक गए, और वो भी 99 पे रुक इसलिए गए कि फिर उस पर भी गद्दारी हुई है, नहीं तो उस टाइम पे तो झटका हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, 99 के बाद क्या स्कोर रहा कांग्रेस का, फिर नीचे पिछड़ी हो गए, क्योंकि राजीव गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, यह हाल है। तो इनको जवाबदेही तय करनी होगी। और कोई भी राज्य को, अब आपको बंगाल में चुनाव लड़ना है आने वाले समय में, अभी आपको फिर चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में चुनाव है, 7-8 स्टेट में चुनाव है 2 साल बाद। क्या आपके वहां पे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है 2 साल तक रहेंगे? नहीं रहेंगे। इन चुनाव के टाइम पे आप उसको सीधी शपथ कर दोगे, नया आदमी आएगा, वो तमिलनाडु का नक्शा लेके बैठेगा। मैं कलकत्ता से आया सर, कल ही लौटा हूं रात को, मैं 2 दिन 3 दिन कलकत्ता था। कई मुझे लोगों से मिला, ऑर्डिनरी कांग्रेस के वर्कर्स से मिला। उनने कहा कि यहां बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कतई बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन ममता से दुखी है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस थोड़ा भी दम दिखाएगी तो एक बहुत बड़ी ताकत के बीच में उभर सकती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस उभरेगी कैसे? मैंने बोला कैसे? बोले यहां ममता जी के खिलाफ बोलने वालों को तो भगा दिया जाता है। कांग्रेस है कहां यहां पे? ये जो आप कह रहे हैं अशोक जी, ये कम से कम 5-6 स्टेट्स में अलग अलग मैं यही बात सुन चुका हूं। यही बोल दूंगा तो कुछ और दोस्त जो हैं वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए बोलूंगा नहीं। और मुझे लगता है कि हम लोग बोलेंगे, जितना बोलना जरूरी होता है उतना बोलेंगे। सवाल कांग्रेस जीते बीजेपी हारे, नहीं ये नहीं कोई हमको नहीं। कुछ नहीं मिलने वाला है। सवाल सारा ये है कि आप पूरा मोमेंटम बनाते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं, और उसके बाद जब एकदम ये होता है कि अब गोल करने की बारी है, तो उस समय आप मेन खिलाड़ी को बेंच पे बिठा देते हैं और ऐसे खिलाड़ी को वहां लगा देते हैं जो जिसकी मैच फिक्सिंग के बारे में सब जानते हैं, और या फिर ऐसे नए नवेले को लगा देते हैं जिसको हॉकी पकड़ना भी हाथ में ठीक से नहीं आता है, और सेकंड हाफ में 4 गोल लेकर आप आ जाते हैं। एक आखिरी बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूं अशोक जी, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। गठबंधन तय है, साथ में यात्रा निकाल रहे थे, यात्रा जो ही खत्म हुई, जस्ट सोचिए 4 दिन 5 दिन अगर दोनों पार्टियों के बड़े लीडर्स बैठकर, या तीसरी पार्टी भी जो है उसको भी बिठाकर उसी समय सीट फाइनल कर दी गई होती, और अरे मजा कैंडिडेट आती। घोषणा करके कह दिया गया होता कि अब जाओ, अपने अपने दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, पटना आने की जरूरत नहीं है, जाओ पैसे का इंतजाम करो, पार्टी इतना देगी, जाके लड़ो, और लड़ो जाकर, अब पूरे ताकत के साथ लड़ो, और हमारी रैलियां जहां कहोगे वहां पे हम आ जाएंगे रैली करने के लिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद जो जनता सुन रही है और जो हमें गालियां देने का जिसका मन कर रहा है, वो खुद सोचे बिल्कुल, कि अगर कोई फर्क ऐसे नहीं पड़ता। हालात हुए होते तो आज चुनाव कहां होता, और ऐसे हालात नहीं है तो आज चुनाव कहां है। एनडीए के अंदर बहुत खींचातान चल रही है, भयानक लेकिन क्या भयानक। आप लेकिन क्या आप उसका फायदा उठाने की स्थिति में हैं? मेरे बगल वाले दुकान में बहुत गड़बड़ी चल रही है, लेकिन क्या मेरे दुकान में इतना माल है कि ग्राहक आके मेरे यहां से खरीद सके? सवाल यहीं पे है, सोचिएगा। बाकी हमारा क्या है, हम तो बोलते रहेंगे, बुरे बनते रहेंगे। अशोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रणाम आपका। प्रणाम प्रणाम।